दिया था। ये खबर थी कि बहुत सारे जो ये इजरायलीज हैं, उन्हें हमास के लोग या गजा के लोग वो बंदी बना के गजा के अंदर ले जा रहे हैं। और जो उन्होंने बहुत सारे आसपास के तकरीबन 22 इलाकों पे कब्जा कर लिया था, उन जगहों पे एक तो जब वो लेके जा रहे थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप इन्हें खत्म कीजिए। और हन्निबल डॉक्ट्रिन उन्होंने बड़ी सही बात कही है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई इजरायली दुश्मन के हाथ में पड़े और आप इस पोजीशन में ना हो कि उसे बचा सके, तो उसे भी खत्म कर दीजिए, नहीं तो बाद में इजरायली गवर्नमेंट को उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मारे गए, ये खुद इजराइल के अंदर रिपोर्ट्स हैं कि देखिए जो वहां पे ज्यादातर इजरायली मरे। ये मैं आपसे फिर दोबारा बता दूं कि जो हमास का टारगेट था वो बेसिकली इजरायली मिलिट्री थी। वहां से, क्योंकि वो सारी बात करते हैं लेकिन ये बात कभी नहीं बनाते कि उनकी जो गजा डिवीजन थी उसको 40 मिनट के अंदर उन्होंने लड़ाई के अंदर हरा दिया। और जो लड़े थे वो तो ये खुद कह रहे थे कि हम तो इन्हें बड़ा बहादुर समझते थे, ये तो बड़े पेपर टाइगर निकले। मुमताज साहब, एक मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। फजील साहब ने एक बड़ी मजे की बात कही, बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत में आ जाए, यहाँ के बाशिंदे बन जाए। छोटा सा एग्जाम्पल देके बात को खत्म करूंगा। जब मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसको कहते हैं एचिसन कॉलेज, लाहौर में है, जिसके इमरान खान भी स्टूडेंट रह चुके हैं। तो एचिसन कॉलेज के जो हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, हमारे यहाँ मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में आते हैं। तो आए हुए थे तो उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कोई बच्ची आई, उसने उसने पूछा उनसे कि भाई तुम यहाँ आए हुए हो, दिल्ली को देख रहे हो, कैसा क्या लगा तुम्हें? अच्छा, एचिसन कॉलेज के बच्चे मतलब फ्यूडल पाकिस्तान की जो अमीर फैमिलीज हैं, फ्यूडल फैमिलीज के बच्चे होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बड़े मजे, बहुत मजेदारी की लाइफ है, बहुत अच्छा है, खाना पीना घूमना फिरना, और यहाँ तो हमें पूरी आजादी है। वहाँ जो वहाँ कहने लगे वहाँ तो बड़ी बंदिशें हैं, बड़ी वहाँ पे पाबंदियां हैं, यहाँ पे बच्चियां बहुत आजादी से घूमती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये बात सही कही फजील साहब ने कि पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान में अपने को ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्योंकि हूती ने आज फिर अटैक किया है, फिर बहुत बड़ा अटैक किया है और दावा किया है कि हमारा हमला जो है पूरे निशाने पर है बेन-गुरियन में। जी फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, फिरोज भाई ने जहां से खत्म किया हम भी वहीं से शुरू करना चाहते हैं। बात भारत पे जब आती है तो ये सच्चाई है कि हमारी सेना पीओके लेने में बहुत ज्यादा देर नहीं करेगी। कर रहा है ये बात सही है कि हमारी सेना के लिए 1 हफ्ते का काम है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद में तिरंगा भी फहरा, पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। लेकिन डर इस बात का है, जब जो ये 50 लाख बिहार में वोटर काट दिए मुसलमानों के डर से, वो इतने पाकिस्तानी, इतने मुसलमान जब भारत में आ जाएंगे तो कम से कम 10 लोकसभा की सीट बढ़ जाएगी। 10 लोकसभा की सीट बढ़ जाएगी। सुनिए, जहां 50 एमपी से हो गए 5 एमपी, 10 लोकसभा तो वो अकेले जीत के आ जाएंगे अगर खाली पीओ के आ गया तो। कही थी एक और अहम बात आपने उठाई थी, गालिबन वो उससे जुड़ी हुई है। ये जो 7 अक्टूबर का मामला हुआ उसमें इसराइल में, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 लोग उठा लिए गए। अच्छा, तशद्दुद की हिमायत कोई नहीं करता, ना हम करते हैं ना आप करते हैं, कोई नहीं करता। तशद्दुद होता है। लेकिन एक चीज तो आप समझते हैं, ये थोड़ी सी मैं अजीब सी बात करूंगा आपसे कि आप में से हर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, 400-500 लोग, या आप दोनों हजरात जो एक्सपर्ट हैं, इस बात को तो मानते हैं कि बगैर अल्लाह की मर्जी के कोई पत्ता नहीं फड़कता। इसको तो मानते हैं ना? मेरे ख्याल से सब मानते हैं, हम तो मानते हैं, मैं तो मानता हूँ, कोई माने या ना माने। लेकिन अगर अल्लाह में यकीन नहीं है तो इस बात में तो यकीन होगा। अगर एग्नोस्टिक हैं तो ये तो मानेंगे कि हाँ भाई कोई ऐसी पावर है जो दुनिया को चला रही है, जो सुबह करती है, शाम करती है, चांद सूरज निकालती है, इंस्क्रूटेबल अनसीन पावर है, ठीक है ना? अब ये जो 7 अक्टूबर का वाकया हुआ था, इसके हम हक में नहीं है, लेकिन ये एक इंस्क्रूटेबल पावर आप कह लें, अल्लाह, ये अल्लाह की प्लानिंग है। अल्लाह प्लान करता है। क्या क्या हमास की क्या हिम्मत थी
तोड़न खटोलों पे बैठ के और ऐसे मुल्क के अंदर अटैक कर देते कि जिसमें चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता। और यही नहीं, वहां से अपने 250 लोगों को ले आते और 1200 को मार दिया। मारना काटना अच्छा नहीं है, गैर कमाल किसी को बनाना, लेकिन इन्होंने क्यों किया? क्योंकि अल्लाह भी देख रहा था कि 75 साल से क्या सुलूक किया जा रहा था यहाँ फलस्तीन के बच्चों के साथ, लेबनान की खवातीन के साथ और जॉर्डन के साथ। किसी मुल्क को इसराइल ने किसी को इजिप्ट तक को नहीं छोड़ा। तो जब ये 75 साल से हो रहा था तो हमास तो जो था, लेकिन अल्लाह भी बहुत बड़ा, ये समझिए कि सबसे बड़ा जो ये समझिए हिकमत हिकमत वाला है, जो देखता है। ये सब अल्लाह की मीरास से हुआ था। उसके बाद तो कोई अटैक ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कुछ ये तो 75 साल का जो पक रहा था अंदर सारा जो भी मवाद था वो फूट के आया था। हम नहीं चाहते। अच्छा, इसके लिए इस हमास को भी पता था कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि अब तक चुका रहा है। हमास उसकी कीमत चुकाने के लिए, मेरा ख्याल ये है कि ये जब ये किया हमास ने ये, तो उसने सोच के किया होगा कि 50 साल तक मैंने जो 500 किलोमीटर का अंदर एक शहर बना रखा है अंदर जमीन दोस्त, तो ये सारी चीजें इसमें अल्लाह का प्लान, अल्लाह के मामला शामिल होते हैं, तभी ये हुआ। और रही बात अरबों की, आखिरी में बताऊंगा। देखिए, अरबों का मामला बड़ा अजीबो गरीब है। अरब जो है, अरब मुल्क कहते हैं शांति हो, हम सब चाहते हैं शांति हो, हम सब चाहते हैं अमन हो। और अमन में वो कतर भी जो है बिजनेस करे। सारे अरब मुल्क, नाम लेना बेकार है, सारे अरब मुल्क जो है इसराइल से बिजनेस कर रहे हैं। चलो भाई, करो, बिल्कुल करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। यानी जैसे इकबाल साहब कह रहे थे, मेजर जनरल इकबाल साहब, कि फलस्तीन को आपने भुला दिया, फलस्तीन को आपने बेच दिया। और आप ये समझ रहे थे, मोशे दायन ने भी कहा था कि भाई वो ऐसा है, ये बुड्ढे बुड्ढे तो उनको याद नहीं रहेगा, वो सब मरते जा रहे हैं, मर जाएंगे, और नौजवानों को पता नहीं कि कैसे इसराइल ने कब्जा किया उनके मुल्क में। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को याद है, ठीक है। इस्माइल हानिया को याद था, इस्माइल हानिया के जो सीनियर थे उनको याद था, ठीक है। हम तो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, यहाँ 2 स्टेट पॉलिसी लागू हो, इसराइल भी अमन से रहे, वहां के भी लोग चैन से रहें, और जो फलस्तीन बने, जितने भी लोग बच गए यहाँ 14-15 लाख जो जिंदा हैं, वो भी आराम से रहें और उनकी नस्लें भी आराम से रहें। हम तो ये उम्मीद रखते हैं। जी रजवी साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त अहमद साहब, और अच्छा तजदिया आपने पेश किया। लेकिन जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा कि फिरोज साहब भले ही 7 अक्टूबर के हक में ना हो, लेकिन 7 अक्टूबर ही फिलिस्तीनी आज़ादी की बुनियाद की नींव है। इसके अलावा यहाँ पे एक और हैं जो हमारे राजा सिंह राजपूत साहब, उन्होंने लिखा है कि 75 साल जुल्म सहा था, उसी का जवाब था 7 अक्टूबर। ये राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है, और यूएनओ की तरफ से भी इस तरह की रिपोर्टें आई हैं। तो बहरहाल ये ठीक है, लेकिन वहाँ जिस तरह से अवाम के बारे में है कि वहाँ लोग मरे हैं, तो जाहिर है कि अफसोस तो होता है कि आम लोग कैसे मरे। लेकिन चलिए, मैं इस पे और बात करूंगा। और देखिए, 2007 से 2024 तक मैं आपको बता दूं, 2 लाख के करीब गजा के लोग जो है, फिलिस्तीन के लोग मारे जा चुके थे। 2 लाख के करीब, ये थोड़ी तादाद नहीं थी, अब ये ऑन रिकॉर्ड तादाद मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा ये कि गजा जो है वो एक कैद खाना बन गया था, न कोई अपनी मर्जी से कहीं आ सकता था, न जा सकता था, न रह सकता था। कभी भी कोई फोर्स का जवान, ओपन एयर जेल। जी जी, ओपन एयर जेल मिल चुका था। तो ये तमाम चीजें आएंगी। फजील साहब क्या कहेंगे आखिर में, और फिर मैं समअप करवाऊंगा आज मेजर साहब से। लेकिन आखिर में फजील साहब क्या कहेंगे, जो सिचुएशन है कि क्या शक्ल बन रही, क्या सूरत निकल के आ रही है फिलहाल जो है, अगर देखा जाए मौजूदा। क्योंकि हूती ने आज फिर अटैक किया है, फिर बहुत बड़ा अटैक किया है, और दावा किया है कि हमारा हमला जो है पूरे निशाने पर है बेन गुरियन में। जी फजील साहब। देखिए मुमताज भाई, फिरोज भाई ने जहां से खत्म किया, हम भी वहीं से शुरू करना चाहते हैं। बात भारत पे जब आती है तो ये सच्चाई है कि हमारी सेना
पीओके लेने में बहुत ज्यादा देर नहीं करेगी, और पीओके क्या पाकिस्तान को लेने में भी बहुत देर नहीं करेगी, चाहे जितना भी हथियार हो। जंग जो है हथियार से भी लड़ी जाती है और जज्बे से भी लड़ी जाती है। लेकिन सेना का जो मनोबल बढ़ाता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़ाती है। वो कितना फ्री हैंड उसको देती है, कितने संसाधन देती है, कितना हुक्म देती है, इस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे कोई पेड़ काट रहा है और काटते काटते जब आखिरी जड़ बच गई कि अब पेड़ गिरने ही वाला है, उस वक्त कोई पॉलिटिकल लीडर जब एक हुक्म कर देता है कि बस अब पेड़ को गिराना नहीं, वहीं छोड़ के चले आओ, फिर वो सेना का जवान एक भी नहीं सुनते, वो सुनता और वो चला आता है। तो सेना हमारी इतनी मजबूत है। लेकिन फिरोज भाई एक बात आपको बताना चाहते हैं, आप बहुत सीनियर हैं हम लोगों से, लेकिन जो हमने महसूस किया वो हम बता रहे हैं। पीओके भी ले लेंगे, कराची भी ले लेंगे, इस्लामाबाद में तिरंगा भी फहरा देंगे। इसके पहले भी हम लोग लाहौर तक जा चुके हैं, ताशकंद में जीता हुआ राज्य वापस कर चुके हैं। ये सब तो हम लोग देख रहे हैं ना 70 साल से। सवाल इस बात का है कि अगर पीओके जीत लेंगे, कराची जीत लेंगे, लाहौर जीत लेंगे, तो इतने मुसलमान का करेंगे क्या यहाँ? जो यहाँ के कश्मीर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, अब 20 करोड़ मुसलमान को नहीं बर्दाश्त कर रहे। ये बात सही है कि हमारी सेना के लिए एक हफ्ते का काम है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद में तिरंगा भी फहरा, पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। लेकिन डर इस बात का है, जब जो ये 50 लाख बिहार में वोटर काट दिए मुसलमानों के डर से, वो इतने पाकिस्तानी, इतने मुसलमान जब भारत में आ जाएंगे तो कम से कम 10 लोकसभा की सीट बढ़ जाएगी। 10 लोकसभा की सीट बढ़ जाएगी। सुनिए, जहां 50 एमपी से हो गए 5 एमपी, 10 लोकसभा तो वो अकेले जीत के आ जाएंगे अगर खाली पीओ के आ गया तो। समझिए आप बात को। तो ये जो समस्या है ना, हमारी सेना पर सवाल नहीं है, लीडरशिप पे सवाल है कि ये लोग मुसलमानों की आबादी ना बढ़ जाए, इसलिए कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। और हमला किए तो भी जीता हुआ राज्य इन्होंने वापस कर दिया ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री के थ्रू। ये क्या पाकिस्तान जीतेंगे? ये बात पाकिस्तान को पता है कि हम थाली में सजा के भी अपने को देंगे ना, तो भारत कहेगा नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। यही इसीलिए जो आकड़ है ना पाकिस्तान की, जो बार बार जनरल मुनीर और तमाम लोग बोलते रहते हैं, ये भारत की कमजोरी को ये लोग समझते हैं कि भारत के अंदर बेहद कमजोरी है कि जब वो पाकिस्तान का एक विधानसभा भी नहीं कब्जा करना चाहते, क्योंकि एक विधानसभा भी अगर बढ़ गई तो कश्मीर की विधानसभा में एक एमएलए बढ़ जाएगा। एक लोकसभा पर अगर कब्जा कर लिए तो लोग भारत की पार्लियामेंट में एक एमपी बढ़ जाएगा। अभी तो जो 20, 25, 40 करोड़ जो मुसलमान हैं, उसको ही नहीं हम झेल पा रहे, तो पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश कब्जा कर लेंगे, म्यांमार कब्जा कर लेंगे, नेपाल, तो ये तो हो जाएंगे माइनॉरिटी में, अब मुसलमान हो जाएंगे मेजॉरिटी में। जब जयशंकर साहब ने कहा कि हम चाइना कैसे लड़ लें, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो हमने कहा कि म्यांमार कब्जा कर लो, बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, वहीं से शुरुआत कर दो। भाई अखंड भारत बनाना है ना मोदी जी को, खाली मुंह से बनाना है, खाली नक्शा दिखा देना है पार्लियामेंट में। जैसे ही अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट के लगा, नेपाल के प्रधानमंत्री अगले दिन भाग के भारत आए और कहे कि अरे प्रधानमंत्री जी क्या आप कह रहे हैं, नेपाल क्या भारत का हिस्सा हो जाएगा? अरे कहाँ फंसे हैं हम लोग की राजनीति है, बस बोलना है, कुछ करना नहीं है। इसको बोलते हैं ढपोर संघ। ढपोर संघ जो होता है ना, वो खाली बोलता है। अब इसकी कहानी भी कहिए तो सुना दे आपको, ढपोर संघ की क्या है। तो वो कहे कि अरे हम लोग ढपोर संघी हैं यार, हम लोग खाली बोलते हैं, करते उरते नहीं है, जाओ तुम मस्त रहो, कहीं कोई अखंड भारत नहीं बन रहा है। और अगले दिन जयशंकर प्रसाद ने कह दिया कि ये तो नक्शा है, केवल सांकेतिक दीवार पर टांगने के लिए बनाया गया है, हमारा कोई इरादा नहीं है अखंड भारत बनाने का। लेकिन भारत के एक एक इंसान, मुमताज भाई आज मैं कह रहा हूं, भारत के हर नागरिक का सपना है सम्राट अशोक के भारत की स्थापना करना। मोदी जी करें या ना करें, लेकिन भारत का हर नौजवान, भारत के एक एक इंसान चाहता है कि सम्राट अशोक का भारत जो ईरान से लेकर पुर्तगाल तक था, उस भारत की स्थापना करना भारत का बच्चा बच्चा चाहता है। आपको हम बता दें, सुनिए फजील साहब, मैं आपको चाहे इस पे वोटिंग करा लीजिए, 50% पाकिस्तान और 50% बांग्लादेश और 50% अफगानिस्तान, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम भारत में आ जाएं।
अरे पूरा चाहते हैं, 50% नहीं, पूरा। मुमताज साहब, एक मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। फजील हाँ। साहब ने एक बड़ी मजे की बात कही, बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत में आ जाए, यहाँ के बाशिंदे बन जाए। छोटा सा एग्जाम्पल देके बात को खत्म करूंगा। जब मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ाता था तो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसको कहते हैं एचिसन कॉलेज, लाहौर में है, जिसके इमरान खान भी स्टूडेंट रह चुके हैं। तो एचिसन कॉलेज के जो हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में, हमारे यहाँ मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में आते हैं। तो वो आए हुए थे तो उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कोई बच्ची आई, उसने उसने पूछा उनसे कि भाई तुम यहाँ आए हुए हो, दिल्ली को देख रहे हो, कैसा क्या लगा तुम्हें? अच्छा, एचिसन कॉलेज के बच्चे मतलब फ्यूडल पाकिस्तान की जो अमीर फैमिलीज हैं, फ्यूडल फैमिलीज के बच्चे होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बड़े मजे, बहुत मजेदारी की लाइफ है, बहुत अच्छा है, खाना पीना घूमना फिरना, और यहाँ तो हमें पूरी आजादी है। वहाँ जो वहाँ कहने लगे वहाँ तो बड़ी बंदिशें हैं, बड़ी वहाँ पे पाबंदियां हैं, यहाँ पे बच्चियां बहुत आजादी से घूमती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये बात सही कही फजील साहब ने कि पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान में अपने को ट्रांसफर करना चाहते हैं वो। ये तो बहरहाल बिल्कुल ये सही है। बड़े दिलचस्प बात कर रहे थे फजील साहब, और लोग उन्हें बड़ी दिलचस्पी सुन रहे थे। कई बार इस तरह की बातें भी दिलचस्प होनी चाहिए, बहुत ज्यादा संजीदगी भी ठीक नहीं है। आ गए फजील साहब फिर, लेकिन मैं लग रहा है उनका नेटवर्क क्या क्या हो गया था। अरे नेटवर्क चला गया था। समाप्त कर लीजिए जल्दी से, फिरोज साहब हाँ तो तो बीच बोल दीजिए, आखिर में कर दीजिए नहीं तो ताकि नहीं, मैं जो था बुला। जी मैं जी, तो कह ही लिया, अब उस पर आ रहे थे कि अब फिलिस्तीन जा रहे थे तब तक नेटवर्क ही चला गया। कर दीजिए भारत की जल्दी से। बात हो रही थी, और भारत में अखंड भारत अगर बन गया, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि भारत जल्दी से अखंड भारत बनाता, तो हम लोग की पार्लियामेंट बहुत बड़ी हो जाती। और भारत, मैं तो बार बार कहता हूं कि छोड़िए यार अखंड भारत, बाबर के भारत को छोड़ दीजिए, सम्राट अशोक के भारत को बना दीजिए। और जब ये लोग कहते हैं ना कि बाबर को आक्रांता, तो हम पूछते हैं कि सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान कहाँ का था? भारत का ही तो हिस्सा था। तो कोई उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ जाएगा तो उसको आक्रांता बोलेंगे आप? कजाकिस्तान तो सम्राट अशोक के भारत का हिस्सा था ना। फिर किस बात के लिए गर्व करते हो सम्राट अशोक के भारत पर? हमें तो गर्व है सम्राट अशोक के भारत पर, जिसकी जिसकी भूगोल जो है ईरान के बॉर्डर से लेके आधा चाइना तक थी, पुर्तगाल तक थी। तो सम्राट अशोक के भारत की स्थापना करने का हमारा भारत के एक एक नौजवान का सपना है। मोदी जी करे चाहे मत करे, लेकिन भारत का नौजवान ये सपना रखता है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना मुमताज भैया, ये फिरोज भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि पीओके ले लेंगे, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ढपोर संघ है ना। ढपोर संघ देता नहीं, खाली बोलता है। राजा ढपोर सिंह संघ जो राजपूत है साहब, सुनिए, अरे छोड़िए क्यों हम बिला वजह की थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि राजा सिंह राजपूत साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने बजाय बांग्लादेश को लेने के वो अलग बनवा दिया, लिया यही बात है नहीं। ना। सिर्फ हम यही तो कह रहे हैं कि खाली भाजपा जिम्मेदार नहीं है, दोनों जिम्मेदार हैं। अगर बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन गया होता, तो आज 7 स्टेट पर जो चाइना बार बार आंख दिखाता है ना, वो आंख नहीं दिखा सकता था हम लोग को कोई। और जयशंकर साहब तो अभी कह दिए कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम नहीं लड़ सकते। तो हमने कहा, एक डिबेट में बहुत बड़े भाजपाई नेता आए थे, हमने कहा कि भाई बहुत बड़ी इकोनॉमी है, नहीं लड़ सकते हो तो म्यांमार से लड़ लो, वहीं से शुरू कर दो, नहीं तो पीओके से ही शुरू कर लो। तो ये सब चीजें जो है, अब राजनीति सब लोग समझते हैं, हिंदू मुसलमान का मामला चल रहा है, इसलिए थोड़ा चलने दीजिए। अभी हम लोग आते हैं, अब ज्यादा टाइम भी हो गया है, फिरोज भाई भी इधर उधर देखने लगे। नहीं, बस बस इनके अब मोदी जी को हम लोग कुछ नहीं मेजर कह रहे साहब भाई, से। आपके मोदी जी को हम लोग प्यार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। तो ये जो फिलिस्तीन का जो मसला है, हमास हमास जिस तरह की तैयारी कर रहा है, जो ये नेतन्याहू कह के फंस गए ग्रेटर इजराइल। और जब ग्रेटर इजराइल कह रहे हैं तो दुनिया पूछ रही है अरब से, भैया आप पूछ रही है, मिस्र से पूछ रही है, इजिप्ट से पूछ रही है। तो अब तो उनको ना निकल कह फिर रहे नेटवर्क हैं, चला गया। जी जी, फिर ये बंद हो रहा है। ग्रेटर इजराइल बनेगा तो अरब से लोग पूछ रहे कि भाई आप भी जा रहे हो क्या साथ में?
तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। जी मुमताज भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और अदीब साहब ने, मोहम्मद अदीब साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई मोदी जी अब हमारे प्रधानमंत्री नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं है? कहा वो नॉमिनेटेड है इलेक्शन कमीशन के, वो इलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड प्रधानमंत्री को मानते हैं। अब तो खबर आ गई है कि वो हार चुके थे। तो नहीं हम लोग देखिए, हम लोग उनको इलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, हम लोग प्रधानमंत्री उनको हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारा निवेदन है कि पीओके भारत सम्राट अशोक के भारत की स्थापना कर दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं और मोदी जी के अलावा दूसरा कोई है नहीं देश में जो कर दे। इसलिए हम लोग ये जिम्मेदारी मोदी जी को ही दे रहे हैं कि आप सम्राट अशोक के भारत की स्थापना करके दुनिया से जाइए। हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं उनको कि आप सम्राट अशोक के भारत की स्थापना। हाँ नहीं ऐसा है, ऐसे है। जाने की बात क्यों कर रहे हो भाई? हुकूमत से जाने की बात नहीं, सुनिए मुमताज भाई, देर हो रही है फिर। मुमताज भाई ऐसा है, सुनिए मेरी बात, सुनिए नहीं देर तो हो गई है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। अभी फजील साहब ने कहा, ये आपने हवाला दिया मोहम्मद अदीब साहब का कि वो इलेक्टेड नहीं है। ये सब देखिए, मोदी जी इलेक्टेड भी हैं, सिलेक्टेड भी हैं, नॉमिनेटेड भी हैं और बड़े दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार हैं। और जी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड भी है। अरे न्यूज़ वाली डिबेट ना बना देना। कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सुनिए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो पाकिस्तान कैसे डरे? कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो चाइना के जो आ गए थे वहां गलवान में, उनको कैसे खदेड़े? वो कॉम्प्लिकेटेड होना भी जरूरी है। मगर जो भी है, आई मीन वेदर यू हेट मोदी जी और यू लव मोदी जी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मोदी जी। नहीं, कोई इग्नोर नहीं कर रहा है, सारी तवज्जो मोदी जी पे है। और मोदी जी पे आजकल अपोजिशन काफी मेहरबान है, तो काफी हाईलाइट कर रहा है, तो वो कोई सब चलता रहेगा। बहरहाल मैं आखिर में मेजर जनरल साहब पास आऊंगा। और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक बात लिखी है, मैं चाहता हूं कि उसी पे थोड़ा सी बात करके और खत्म कर दें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल उसके लिए वो नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जो 1200 लोग मारे गए थे इजराइल के, उसकी रिपोर्ट ये है कि वो इजरायली सैनिकों ने ही हनीबल डायरेक्टिव के तहत खुद मारे थे। अब बताइए, बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। ये कहाँ की रिपोर्ट है, क्या है? लेकिन इस तरह की बातें बीच में आती रही हैं और इसीलिए जांच भी कराए जाने की मांग की थी। पता नहीं क्यों हुकूमतें जांच ही नहीं कराती हैं, रिपोर्ट ही उसकी नहीं आ पाती इस तरीके के मामलात की। क्या है क्या? अगर आखिर में बस मैं चाहता हूँ इसी पे आप सम अप कर दीजिए मेजर जनरल जी। इनकी बात में बड़ी सच्चाई है बुंदेला साहब की, क्योंकि जो हमास ने वो 7 अक्टूबर को ऑपरेशन किया, थोड़ा सा लाउड मेजर साहब, थोड़ा सा लाउड कर दें, थोड़ा सा। हाँ देखिए, जो 7 अक्टूबर का ऑपरेशन हमास ने किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था अलक्सा फ्लड का, एक्चुअली उनका जो पहला टारगेट था वो इजराइल की जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स थी, जो गजा के ऊपर नजर रखती थी, सबसे पहले उन्होंने उसको अटैक करके और उनके वो सारे कंप्यूटर जो उनके ऑपरेटिव थे उन्हें अपने कब्जे में लिया था। और उसे लेने के बाद उन्होंने वो आगे बढ़े थे और जो गजा डिवीजन है उसके ऊपर अटैक किया था। और उस गजा डिवीजन को 1 घंटे से कम की लड़ाई में पूरी इजरायली डिवीजन को हमास ने हरा दिया था। जब उन्होंने गजा डिवीजन को इतनी आसानी से हरा दिया, उनके बहुत सारे इक्विपमेंट, हथियार और फौजी और व्हीकल्स लेके वो वापस गजा में दाखिल हुए, तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये इजरायली आर्मी तो सिर्फ पेपर टाइगर निकली, इनके अंदर तो कोई दम है नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमास के लड़ाकों के अलावा बहुत सारी जो आम पब्लिक थी गजा की, वो भी उसे तोड़ के बाहर निकली और वो उन आसपास के इलाकों में फैल गई। जब वो इन इलाकों में फैल गए तो जो इजराइल की जो वो सिक्योरिटी थी, एक तरह से अगर आप देखें कि जो उनका सर्वेलेंस सिस्टम था, जो उनका कंप्यूटर नेटवर्क से सारा सिस्टम जुड़ा हुआ था, उन्हें इस बात का बड़ा खतरा था कि वो कंप्रोमाइज हो गया है। और वहां पे क्योंकि गजा डिवीजन हार गई थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था एक तरह से हमास ने, तो उनको इनपुट्स नहीं मिल रहे थे कि वहां पे क्या चल रहा है।
आसपास के इलाके के अंदर क्या हो रहा है। तब उन्होंने फिर एयरफोर्स को ऑर्डर दिया था। ये खबर थी कि बहुत सारे जो ये इजरायलीज हैं, उन्हें हमास के लोग या गजा के लोग वो बंदी बना के गजा के अंदर ले जा रहे हैं। और जो उन्होंने बहुत सारे आसपास के तकरीबन 22 इलाकों पे कब्जा कर लिया था, उन जगहों पे एक तो जब वो लेके जा रहे थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि आप इन्हें खत्म कीजिए। और हन्निबल डॉक्ट्रिन उन्होंने बड़ी सही बात कही है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई इजरायली दुश्मन के हाथ में पड़े और आप इस पोजीशन में ना हो कि उसे बचा सके तो उसे भी खत्म कर दीजिए, नहीं तो बाद में इजरायली गवर्नमेंट को उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो उस वक्त में उन्होंने एयर अटैक से जो बहुत सारे लोग मारे, उनके अपने मारे गए, इजरायली मारे गए, ये खुद उनकी रिपोर्ट्स हैं। और बाद में जब हमास ने बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया था, बहुत जगह ये मुमकिन था कि वो जो थे उनसे निगोशिएट करके या कुछ टाइम बाद वो उनसे इस पोजीशन में नहीं थे कि इजरायली मिलिट्री का मुकाबला कर सके। लेकिन इजरायली मिलिट्री ने उन तमाम इलाकों पे रिलेंटलेस बम्बार्डमेंट करके न सिर्फ जो हमास के लोग थे उनको मारा, बल्कि जो अपने बहुत सारे सिविलियन थे वो भी उसके अंदर मारे गए। ये खुद इजराइल के अंदर रिपोर्ट्स हैं कि देखिए जो वहां पे ज्यादातर इजरायली मरे, ये मैं आपसे फिर दोबारा बता दूं कि जो हमास का टारगेट था वो बेसिकली इजरायली मिलिट्री थी। वहां से क्योंकि वो सारी बात करते लेकिन ये बात कभी नहीं बनाते कि उनकी जो गजा डिवीजन थी उसको 40 मिनट के अंदर उन्होंने लड़ाई के अंदर हरा दिया। और जो लड़े थे वो तो ये खुद कह रहे थे कि हम तो इन्हें बड़ा बहादुर समझते थे, ये तो बड़े पेपर टाइगर निकले। तो ये उनकी बात बड़ी सही है। और इस तरह से ये सारा ऑपरेशन उस दिन 7 अक्टूबर को अनफोल्ड हुआ था। जी मुमताज भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही रजवी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी अब आ रही है। जी जी हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब, फजील अहमद साहब और फिरोज बख्श साहब, आप दुआ करा दीजिएगा। राजा सिंह राजपूत साहब ने एक और बड़ा दिलचस्प लिख दिया। आज इंडिया पे भी काफी बात हो गई। उन्होंने कहा कि नेहरू जी भी ने जिन्ना का पाकिस्तान बनाया था इसीलिए ताकि फ्यूचर में पीएम का झगड़ा खत्म हो जाए कि मुस्लिम बनेगा कि कौन बनेगा, गैर मुस्लिम बनेगा, तो ये झगड़ा ही निकल जाए। तो इनको दे करके और बहुत सारे मुसलमानों को रोका भी। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी खबर है भाजपा के लिए। झगड़ा हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। अहमद के भी प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। तो बहरहाल जी आखिर देखिए ऐसा है, बस मैं यही दुआ करता हूँ कि तकरीबन 2 साल होने का है, यहाँ जनबंदी होनी चाहिए। और प्रोग्राम हमारे बजाय इसके कि कितने लोग मारे गए, कितने भूख से मारे गए, कितने ट्रक के नीचे दब के मारे गए, क्या मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम हमारा इस पे होना चाहिए कि फलस्तीन अब बन गया है, 2 स्टेट पॉलिसी आ गई है और किस तरीके से फलस्तीन को जो है बनाया जाए, कैसे वहां सब ये जो तबाहियां हुई हैं उनके बाद किस तरह से फला उनके मकान, उनके मॉल्स, उनकी नहरें, उनके सारी चीजें, उनके हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये किस तरह से कौन कौन कंट्रीज में मदद करेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आगे आने वाले प्रोग्रामों में हम इन चीजों को डिस्कस करें, ना कि जंग को। आवाज बंद रह गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज अहमद बख्श साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब आपका, फजील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम
जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी रात में भी आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे। और मैं तो इतनी पोजीशन में नहीं था, जुलूस की वजह से पूरा दिन आज मैं इतना थका हुआ था, निजामत भी करनी थी 2-2 मजलिसों की, 3-3, तो पूरा गला आप देख रहे होंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्योंकि ये करना ही था। मैंने मेजर साहब को भी मैसेज वहीं से किया था और फिर हमने कहा कि नहीं 11 बजे फिर फजील साहब को किया, आपसे बात हो गई थी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी भी यही दुआ है कि जल्द अज जल्द मसला हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।